नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और चीन सोमवार तक लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र से सेनाएं हटाने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। प्रत्यक्ष कर संग्रह 35.46% बढ़कर करीब 6.5 लाख करोड़ पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक लोन देने वाली आधिकारिक ऐप्स की श्वेत सूची तैयार करेगा। सरकार सुनिश्चित करेगी कि केवल कानूनी रूप से मान्य लोन ऐप्स ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध हों। सरकार ने घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टूटे चावल की निर्यात नीति संशोधित की। उच्चतम न्यायालय ने कहा, यदि आवारा कुत्ते लोगों पर हमला करते हैं तो उन्हें खाना देने वालों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज सऊदी अरब की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने विलियम को प्रिंस और केट को प्रिंसेस ऑफ वेल्स घोषित किया। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नॉर्वे के कैस्पर रड रूस के करेन खाचानोव को हराकर पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंचे और दुबई में एशिया कप क्रिकेट में श्रीलंका ने अंतिम सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन अहमदाबाद की साइंस सिटी में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये सम्मेलन देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों की कड़ी है। इससे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सरकारी संघीय व्यवस्था की भावना के अनुरूप समन्वय और सहयोग मजबूत होगा। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा प्रतिनिधि सहित देश भर से 250 से अधिक महानुभाव भाग लेंगे। इस परिषद में विभिन्न विषयगत विषयों पर 9 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल, 2030 तक अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को 2 गुना करना, किसानों की आय में सुधार के लिए तकनीकी हस्तक्षेप और सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा जैसे विषय शामिल है। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी उपस्थित होंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गेहर स्टोर के साथ फोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि बातचीत में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई और जलवायु वित्त में नई पहल पर विचार विमर्श हुआ। विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि दोनों नेताओं ने विकासशील देशों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जलवायु वित्त सहयोग सहित परस्पर हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों के लिए समयबद्ध और पर्याप्त जलवायु वित्त सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने उस दिशा में श्री स्टोर की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए कार्यबल सहित विभिन्न द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। उन्होंने हरित, हाइड्रोजन, जहाजरानी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जन भागीदारी देश से तपेदिक रोग के उन्मूलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने देश से 2025 तक टीबी उन्मूलन के मिशन पर पुनः बल देने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का कल वर्चुअली शुभारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत टीबी के उन्मूलन की दिशा में कार्य करने के लिए आरोग्य केंद्रों को विशेष रूप से तैयार किया गया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में टीबी से जुड़ी सेवाओं में निरंतर वृद्धि हुई है।
केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप टीबी के इंसिडेंट्स में कमी आई है। इसके लिए मैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और उनकी पूरी टीम की प्रशंसा करती हूँ। कोविड की वैश्विक महामारी की समस्याओं के बावजूद भारत एंटी टीबी ड्रग्स का विश्व का लीडिंग मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है। टीबी के उन्मूलन से जुड़े निक्षय पोर्टल में समुचित परिवर्तन किया गया है। इस नई पोर्टल निक्षय 2.0 का मुख्य उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाना है। भारत और चीन बृहस्पतिवार को गोगरा हॉट स्प्रिंग्स PP-15 से सेना हटाने की प्रक्रिया आरंभ करने के बाद बातचीत को और आगे बढ़ाने, वास्तविक नियंत्रण रेखा के अन्य मुद्दों को हल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सद्भाव बनाए रखने पर सहमत हो गए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि गोगरा हॉट स्प्रिंग्स PP-15 क्षेत्र से सेना हटाए जाने की शुरुआत एक सकारात्मक कदम है जो सीमा पर शांति स्थापना में सहायक है। सुश्री माओ निंग ने कहा कि सैन्य और राजनयिक दोनों स्तरों पर कई दौर की बातचीत के बाद आपसी सहमति बनी है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता कायम होगी। समझौते के अनुसार दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में चरणबद्ध, समन्वित और प्रमाणित रूप से अग्रिम क्षेत्र में चौकियों की सैनिकों की तैनाती रोकने और अपने अपने क्षेत्रों में वापस भेजने का फैसला किया है। दोनों पक्षों द्वारा क्षेत्र में बनाए गए सभी अस्थायी ढांचे और अन्य बुनियादी ढांचे तोड़ने पर भी सहमति बनी है। समझौते में कहा गया है कि इस क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा का दोनों पक्ष कड़ाई से पालन और सम्मान करेंगे और यथास्थिति में कोई एक तरफा बदलाव नहीं किया जाएगा। मौजूदा वित्त वर्ष में 8 सितंबर तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 6,48,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह संग्रह पिछले वर्ष की इस अवधि के संग्रह की तुलना में 35.46% अधिक है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगातार वृद्धि हो रही है। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष 1 अप्रैल से 8 सितंबर के दौरान 1,19,000 करोड़ रुपए के आयकर रिफंड जारी किए गए हैं। ये पिछले वर्ष की समान अवधि के रिफंड के मुकाबले 65% अधिक हैं। सरकार ने कहा है कि पर्याप्त घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए टूटे चावल की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि मुर्गी पालन उद्योग और अन्य पशु आहार की उपलब्धता और एथेनॉल उत्पादन के लिए ऐसा किया गया है। देश में प्रतिवर्ष 50 से 60 लाख मीट्रिक टन टूटे चावल का उत्पादन होता है, जिसका अधिकांश मुर्गी और अन्य पशुओं के आहार तथा एथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि आवारा कुत्ते लोगों पर हमला करते हैं तो कुत्तों को खाना खिलाने वालों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान ढूंढने की जरूरत पर बल देते हुए न्यायालय ने कहा कि जो लोग नियमित रूप से आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं उनको कुत्तों को टीका लगाने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और J.K. माहेश्वरी केरल में आवारा कुत्तों के उत्पात से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर तय की है। भारतीय रिजर्व बैंक सभी वैध ऐप्स की स्वीकृत सूची जारी करेगा तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि ऐप स्टोर्स में केवल वैध ऐप्स ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध हों। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में अवैध ऋण ऐप्स से संबंधित मुद्दों पर बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। ये भी निर्णय लिया गया कि रिजर्व बैंक ऐसे अवैध खातों की निगरानी करेगा जिन्हें धन शोधन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को फर्जी कंपनियों का दुरुपयोग रोकने के लिए उनकी पहचान तथा पंजीकरण रद्द करने के लिए कहा गया है। वित्त मंत्री, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव, बैंकिंग विभाग के सचिव और कॉरपोरेट मामले तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिवों ने बैठक में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 3 दिन की सऊदी अरब यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। विदेश मंत्री के रूप में यह उनकी सऊदी अरब की पहली यात्रा है। डॉक्टर जयशंकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग पर मंत्री स्तरीय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों नेता भारत और सऊदी अरब के बीच समूचे द्विपक्षीय संबंधों
दोनों नेता भारत और सऊदी अरब के बीच समूचे द्विपक्षीय संबंधों की समग्र समीक्षा करेंगे। डॉक्टर जयशंकर खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव डॉक्टर नाएफ फलाह मुबारक अल हजरफ के साथ साथ अन्य उच्चाधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। दोनों पक्ष आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे और इन्हें बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री सऊदी अरब में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक, सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, रक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। कोविड महामारी के दौरान भी दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व एक दूसरे के नजदीकी संपर्क में थे। समाचार कक्ष से मनोज। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है हर देशवासी का संकल्प, जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक रुपया। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति जिनका टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। एक महत्वपूर्ण सूचना। जागृति का कहना है कि एमआरपी पैकेज्ड वस्तुओं के लिए भुगतान की जाने वाली अधिकतम कीमत है, इसमें जीएसटी भी शामिल है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिटेन नरेश चार्ल्स तृतीय ने दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने निष्ठा, आदर और प्रेम भाव के संकल्प के साथ नरेश के रूप में राष्ट्र सेवा की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ब्रिटेन नरेश ने अपने पुत्र विलियम और पुत्रवधू केट को प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स नामित किया। हाल के वर्षों में राज परिवार में विलियम और केट की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई थी। चार्ल्स ने कल बकिंघम पैलेस में प्रधानमंत्री लिज ट्रस के साथ पहली औपचारिक भेंट की। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अहमदाबाद की साइंस सिटी में आयोजित केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और चीन सोमवार तक लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र से सेनाएं हटाने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। प्रत्यक्ष कर संग्रह 35.46% बढ़कर करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक लोन देने वाली आधिकारिक ऐप्स की श्वेत सूची जारी करेगा। सरकार सुनिश्चित करेगी कि केवल कानूनी रूप से मान्य लोन ऐप्स ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध हों। सरकार ने घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टूटे चावल की निर्यात नीति संशोधित की। उच्चतम न्यायालय ने कहा, यदि आवारा कुत्ते लोगों पर हमला करते हैं तो उन्हें खाना देने वालों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज सऊदी अरब की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने विलियम और प्रिंस केट को प्रिंसेस ऑफ वेल्स घोषित किया। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नॉर्वे के कैस्पर रूड रूस के करेन खाचानोव को हराकर पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंचे और दुबई में एशिया कप क्रिकेट में श्रीलंका ने अंतिम सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। सुर्खियों में सवेरे के अंतर्गत अब प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम टीबी उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत पहल पर चर्चा में भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अपर उप महानिदेशक डॉक्टर संजय के मट्टू और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। 2030 तक तय किए गए सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति से 5 साल पहले ही भारत से टीबी को समाप्त करने के लिए 2018 में प्रधानमंत्री ने टीबी से मुक्ति का आह्वान किया था। ये अभियान टीबी से मुक्ति के मिशन में और तेजी लाएगा। डॉक्टर संजय, टीबी के उन्मूलन के लिए इस मिशन में सामाजिक जागरूकता और समाज की भागीदारी पर बल दिया गया है।
निक्षय मित्र की पहल इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें कि समाज के लोग स्वेच्छा से टीबी के रोगियों की देखरेख और उपचार का जिम्मा लेंगे। तो इसके लिए निक्षय डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो समाज की भागीदारी से किस तरह टीबी से निजात पाने में मदद मिल रही है? जो माननीय राष्ट्रपति जी ने ये उद्घाटन या अभियान लॉन्च किया है, इसके तहत हम समाज के लोगों से मदद चाहते हैं कि वो सामने आए और उन लोगों को अपनाए। इसमें हम आह्वान करते हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो आ सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ सकती हैं, निर्वाचित सदस्य भी इसमें भागीदारी बन सकते हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हो सकती हैं, पॉलिटिकल पार्टी आ सकते हैं और एक खुद इंसान आगे आके टीबी के मरीजों को मदद कर सकता है। इस मदद से हम उम्मीद करते हैं कि जो ये मरीज को है या तो पोषण सहायता कर सकते हैं या टीबी की जांच में सहायता कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो कुछ मरीज को अस्थायी रूप से व्यावसायिक सहायता भी कर सकते हैं, क्योंकि टीबी मरीज से आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा होता है मरीजों को। तो कुछ 4-5 महीने का वो व्यावसायिक सहायता, जिसे हम वोकेशनल हेल्प कहते हैं, वो भी दे सकते हैं। कुछ विटामिन सप्लीमेंट या एडिशनल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। जब हम पोषण सहायता की बात करते हैं तो उसमें हमने एक टेम्पलेट बनाया है जिसमें कि वो अनाज, दाल, कुकिंग ऑयल, मिल्क पाउडर या मिल्क दे सकते हैं। उन मरीजों को अंडा दिया जा सकता है। और ये जो कंटेंट हम बता रहे हैं, ये आप ज्योग्राफी और रीजन के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये मरीज जो अपनाए जाएंगे तो इससे उम्मीद है कि जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, इससे जो टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी होगी, उससे टीबी उन्मूलन में हमें बहुत सहायता मिलेगी। अगर कोई स्वेच्छा से निक्षय मित्र बनना चाहता है, टीबी के रोगियों की सहायता करना चाहता है, तो वो कैसे इस डिजिटल पोर्टल से जुड़ सकता है, कैसे अपनी टीबी मुक्त भारत बनाने में भागीदारी निभा सकता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे हमने निक्षय 2.0 का नाम दिया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई भी जो हमने आपको अलग अलग तरीके के जो समाज से विभिन्न वर्ग के लोग थे उनके बारे में बताया कि कौन इसमें भागीदारी हो सकते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। एक तो टीबीसी इंडिया वेबसाइट है, वहां से जा सकते हैं, या हमारा एक निक्षय.in प्लेटफॉर्म है, वहां से भी इसे आप एक्सेस कर सकते हैं। जब वहां पर आप जाएंगे तो आपको इसमें एक डॉक्यूमेंट है जो कि पूरी जानकारी देता है कि जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है, ये कैसे शुरू किया गया है, इसके क्या क्या लक्ष्य हैं और कैसे विभिन्न प्रकार के लोग इसमें सहायता कर सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म जो हमारा निक्षय 2.0 है, इस पे आप मरीजों की सूची देख सकते हैं कि जिन मरीजों ने सहमति दी है कि हाँ ये इस सहायता को लेने के लिए तैयार हैं और इनका जो एड्रेस है या घर का पता है, उन्हें हम जो ये निक्षय मित्र हैं, जो डोनर हैं, जो इन्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं, इनकी सहायता करना चाहते हैं, उनके साथ हम साझा कर सकते हैं। कम से कम 1 साल से 3 साल की उपलब्धि के लिए आप ये सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस पोर्टल पे पहले जो निक्षय मित्र हैं, जो डोनर्स हैं, जो अडॉप्ट करेंगे, उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर की जानकारी उन्हें ईमेल के द्वारा मिलती है कि वो डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर आपको उसका फोन नंबर और ईमेल जानकारी दी जाती है, जिससे कि वो आपको कांटेक्ट करते हैं और डीटीओ ऑफिसर खुद फोन करके बताते हैं कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके बारे में बातचीत सहमति करके कि आप कितने मरीजों को कितने समय के लिए और कौन सी सहायता के लिए आप ये अपना कमिटमेंट दे रहे हैं, उसके हिसाब से फिर वो मरीजों को सहायता प्रदान करना शुरू कर सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे टीबी उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अपर उप महानिदेशक डॉक्टर संजय के मट्टू और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। भारत का सबसे बड़ा लोक प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में
हम आपके लिए भारत में हरित क्रांति की कहानी लेकर आए हैं। आकाशवाणी ने देश में हरित क्रांति की अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरित क्रांति का नेतृत्व कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने 1960 के दशक के उत्तरार्ध में किया। डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक पादप आनुवंशिकी विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। भारत के कृषि पुनर्जागरण में योगदान के कारण उन्हें व्यापक रूप से हरित क्रांति आंदोलन के वैज्ञानिक नेता के रूप में जाना जाता है। Synergy between technology and public policy is exceedingly important. Technology alone cannot do anything. For example, we had high-yielding varieties of seeds, but if they cannot be multiplied, if they cannot be taken to the farmer, given the inputs, the seed itself will not do anything at all. So we require a political administration which is progressive, which is responsive to the people's need. अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के पौधों में आनुवंशिक परिवर्तन के शोध ने हरित क्रांति शुरू करने में मदद की। बोरलॉग ने भारत में अपने समन्वित प्रजनन प्रयास का विस्तार किया, जिससे गेहूं उत्पादन में काफी वृद्धि हुई और इसने पूरी दुनिया में भारत की कृषि का स्वरूप हमेशा के लिए बदल दिया। There are a lot of barriers you have to go through in trying to change a stagnant traditional agriculture in a food deficit nation. Everybody says the peasant farmer in these countries is resistant to change. That's not true. If he sees demonstrated on his own land that package of technology can double, triple, quadruple like happened in India and later in China. वर्ष 1965 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन इलाहाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की रक्षा के लिए सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। शास्त्री जी ने साथ ही साथ किसानों को खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि देश की आयात पर निर्भरता कम हो सके। आज हमारे देश के लिए जरूरी है एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। आपसे आशा करूंगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद। भारत ने आज डिजिटल कृषि में एक बड़ी छलांग लगाई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं द्वारा समर्थित नए युग के भारतीय किसान को अब बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन और नई तकनीकों जैसे अत्याधुनिक सक्षम कृषि तकनीक के साथ सशक्त बनाया जा रहा है। आकाशवाणी के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल जैसी सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जाता है, जिसमें उभरती हुई सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त जल संरक्षण तकनीक और जलवायु सापेक्ष बीजों की किस्में शामिल हैं। आकाशवाणी ने देश भर के 96 केंद्रों से प्रसारित किसान वाणी कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ कृषि प्रसारण की अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। कृषि कार्यक्रम विभिन्न केंद्रों से क्षेत्रीय और स्थानीय बोलियों में प्रसारित किए जाते हैं। स्थानीय रेडियो स्टेशन भी ग्रामीण विकास पर नियमित कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहें। एशिया कप 2020 क्रिकेट में कल रात दुबई में सुपर 4 चरण के अंतिम मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका को जीत के लिए 122 रन चाहिए थे और उसने 5 विकेट 18 गेंद शेष रहते ये लक्ष्य हासिल कर लिया। दोनों टीमों के बीच रविवार को फाइनल खेला जाएगा। अमेरिकी ओपन टेनिस में शीर्ष वरीयता प्राप्त 2021 के पुरुष डबल्स विजेता अमेरिका के राजीव राम और ब्रिटेन के जो सलिसबरी की जोड़ी ने दूसरी वरीयता प्राप्त हॉलैंड के वेस्ले कोलहोफ और ब्रिटेन के नील स्कोपेस्की की जोड़ी को 7-6, 7-5 से हराकर डबल्स चैंपियनशिप जीत ली है। पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में रूस के करन खाचनोव को हराकर नॉर्वे के कैस्पर रुड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल ट्यूनीशिया की ओंस जेब्यूर का सामना पोलैंड की इगा स्वितेक से होगा।
सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ऊर्जा स्रोतों का पता लगाने और उत्पादन में निवेश आकर्षित करने के विभिन्न उपाय किए हैं। देश की 14 अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों को अनुबंध दिए जाने के अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए सिटी गैस वितरण, पाइपलाइन नेटवर्क विस्तार और सीएनजी स्टेशनों की स्थापना से उपभोक्ताओं को जोड़ा जा रहा है। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ने कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव रोकने और गैस मूल्य कम करने के भी कई उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में ईंधन मूल्य वृद्धि विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। अधिकतर विकसित देशों में गैसोलीन के मूल्य में जुलाई 2021 से लेकर इस वर्ष अगस्त तक लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि भारत में इसमें 2.12% की कमी आई है। श्री पुरी ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौर में भी भारत में स्थिति नियंत्रित रही है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर कल शाम जैसलमेर पहुंचे। डाबला में सीमा सुरक्षा बल के सेक्टर मुख्यालय में उन्हें भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा की स्थिति और संचालन गतिविधियों की जानकारी दी गई। गृह मंत्री आज सुबह तनोट इलाके में जाएंगे और वहां सीमा पर्यटन विकास परियोजना का शिलान्यास करेंगे। श्री शाह तनोट में विजय स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और मंदिर के दर्शन भी करेंगे। गौरतलब है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारे वीर जवानों ने तनोट के पास स्थित लोंगेवाला चौकी पर अदम्य शौर्य का प्रदर्शन कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस कार्यक्रम के बाद श्री शाह जोधपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वे भाजपा की ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह का जोधपुर में भाजपा के बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। रविवार 11 सितंबर को प्रसारित होने वाले अंक का विषय है बुजुर्ग और शिक्षा। और देवेंद्र, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अवैध ऋण ऐप्स पर शिकंजा कसने को राष्ट्रीय सहारा ने पहली खबर बनाते हुए सुर्खी दी है, डिजिटल लोन ऐप पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। पत्र लिखता है, वित्त मंत्री ने वित्त, आईटी मंत्रालय और रिजर्व बैंक के अफसरों के साथ इस बारे में बात की। दैनिक जागरण लिखता है, प्ले स्टोर से सिर्फ वैध लोन ऐप ही हो सकेंगे डाउनलोड। भारत और चीन की सेनाएं 12 सितंबर तक सीमा से पूरी तरह से हट जाएंगी। विदेश मंत्रालय की ये जानकारी हिंदुस्तान में है। ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय का भारत से गहरा लगाव, महामारी में योग और आयुर्वेद पर दिया जोर, अमर उजाला की खबर है। पत्र आगे लिखता है, पर्यावरण के प्रति सजगता और शोध, ऊर्जा पर भारत के कदम की भी उन्होंने की तारीफ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए 15 राज्यों के प्रभारियों के नामों का ऐलान भी सभी अखबारों में है। लोकसत्य ने इसे शीर्षक दिया है, भाजपा ने तैनात किए सेनापति। कर्तव्य पथ पर शुरू हुए ड्रोन शो को सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। नवभारत टाइम्स के अनुसार इंडिया गेट पर पहला दिन हाउसफुल। पत्र ने इसे यादगार शाम बताते हुए लिखा है, ड्रोन शो ने लोगों का मन मोह लिया, शाम को हजारों लोग पहुंचे। महाराष्ट्र की फूलों की घाटी में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, राजस्थान पत्रिका में सचित्र है। पत्र के अनुसार विश्व धरोहर स्थल पर डीजल पेट्रोल वाहनों की नो एंट्री, क्योंकि ईंधन के धुएं से कम हो रहे हैं फूल। हिमालय की चोटियों से कचरा साथ लाना होगा, हिंदुस्तान सहित अधिकतर अखबारों में है। पत्र लिखता है, पर्वतारोहण से पहले जमा करनी होगी जमानत राशि। लोगों की सुरक्षा और जानवरों के अधिकारों के बीच होना चाहिए संतुलन। उच्चतम न्यायालय की ये टिप्पणी दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों में है। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर कल गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को भी सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने इसे सुर्खी बनाते हुए लिखा है, लाल बाग के राजा श्रद्धा के साथ समुद्र में विसर्जित। डायमंड लीग में खिताब जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बने पहले भारतीय। जनसत्ता ने इसे सचित्र देते हुए प्रधानमंत्री की बधाई के साथ लिखा है, चोट के बावजूद ज्यूरिख में नीरज ने झंडे गाड़े। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अहमदाबाद की साइंस सिटी में आयोजित केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और चीन सोमवार तक लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र से सेनाएं हटाने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। प्रत्यक्ष कर संग्रह 35.46% बढ़कर करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक लोन देने वाली आधिकारिक ऐप्स की श्वेत सूची तैयार करेगा। सरकार सुनिश्चित करेगी कि केवल कानूनी रूप से मान्य लोन ऐप्स ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध हों। सरकार ने घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टूटे चावल के निर्यात नीति संशोधित की। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि आवारा कुत्ते लोगों पर हमला करते हैं तो उन्हें खाना देने वालों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज सऊदी अरब की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने विलियम्स को प्रिंस और केट को प्रिंसेस ऑफ वेल्स घोषित किया। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नॉर्वे के कैस्पर रुड रूस के करन खाचानोव को हराकर पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंचे और दुबई में एशिया कप 2020 क्रिकेट में श्रीलंका ने अंतिम सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।